नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को उन्होंने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में अत्याधुनिक AI सक्षम 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक हरीश जनार्था, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई तकनीक से मरीजों में गंभीर बीमारियों की तेज और सटीक पहचान संभव होगी, जिससे उपचार की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अगले 3 महीनों में चमियाना, IGMC, टांडा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर और नेरचौक में 125 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेशन लैब भी शुरू की जाएंगी, जहां सभी जांच आधुनिक तकनीक से कम समय में उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि चमियाना अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को रोबोटिक सर्जरी मात्र 50,000 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि इस पर सरकार 65,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस साल सेब सीजन कमजोर रहने के संकेत हैं। बागवानी विभाग के शुरुआती आकलन के अनुसार इस वर्ष करीब प्रदेश में 2.18 करोड़ पेटियों का सेब उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 3.4 करोड़ पेटियों का था। उत्पादन में इस बार बड़ी गिरावट से बागवानों को करीब 2500 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका है। विभाग के मुताबिक फ्रूट सेटिंग के दौरान प्रतिकूल मौसम, कम चिलिंग आवर्स, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। फल, फूल और सब्जी उत्पादक संघ का दावा है कि वास्तविक उत्पादन 1.50 से 1.80 करोड़ पेटियों तक सिमट सकता है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी कहा है कि जून ड्रॉपिंग की प्रक्रिया भी जारी है और अगले 10 से 15 दिनों में अंतिम उत्पादन का सही आकलन सामने आएगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस बार भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त और पारदर्शी होगी। पहली बार डोप टेस्ट भी अनिवार्य किया गया है। यदि कोई भी अभ्यर्थी नशीले पदार्थों के सेवन का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के तहत 491 पुरुष और 243 महिला कांस्टेबल नियमित आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, फिर 90 अंकों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन और मेडिकल परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी, जहां हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को 1500 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में और महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। लापता युवक साहिल कुमार का शव मिलने के कुछ ही देर बाद अब एक और युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे मामले को और उलझा दिया है। देहरी गांव निवासी सुनील कुमार उर्फ नोखा, जो साहिल मामले में शक के घेरे में बताया जा रहा था, इलाज के दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुनील अपने घर के पास जंगल में संदिग्ध हालत में जोर जोर से चिल्लाता मिला। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे चारपाई पर सड़क तक लाया गया। इसी दौरान साहिल के परिजनों ने सुनील और उसके रिश्तेदारों पर हत्या का शक जताते हुए उसे अस्पताल ले जाने का विरोध भी किया। मौके पर पहुंचे DSP वीर सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर सुनील को पहले ज्वाली अस्पताल और फिर टांडा मेडिकल कॉलेज भिजवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और हेराफेरी के मामले के बाद हिमाचल सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी चढ़ावे की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक अब हर दान पेटी टेम्पर प्रूफ होगी, उसे यूनिक ID नंबर भी दिया जाएगा और ड्यूल लॉक सिस्टम से सुरक्षित रखा जाएगा। चढ़ावे की गिनती सिर्फ अधिकृत समिति की मौजूदगी में होगी, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी और CCTV रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य रहेगी। इतना ही नहीं, हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे 180 दिनों तक फुटेज सुरक्षित रखने, एक कार्य दिवस के भीतर
नकदी बैंक में जमा करने, गहनों और नकदी का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, हर तिमाही भौतिक सत्यापन, वार्षिक ऑडिट और कैश संभालने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अब अनिवार्य होगा। सरकार ने मंदिरों में यूपीआई, क्यूआर कोड और ऑनलाइन दान को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं किसी भी तरह की चोरी, गड़बड़ी या अनियमितता की सूचना तुरंत जिला प्रशासन और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को देनी होगी। प्रदेश के सभी सरकारी मंदिरों को 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और मंदिर प्रबंधन समितियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने खाने में इस्तेमाल होने वाले असली डेयरी पनीर और एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर व चीज को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने ये कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर यह स्पष्ट बताएंगे कि ग्राहकों को असली डेयरी उत्पाद परोसे जा रहे हैं या एनालॉग उत्पाद। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये निर्देश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में सैंपलिंग और टेस्टिंग व्यवस्था को और मजबूत करने पर गंभीरता से विचार करने को भी कहा है। हाई कोर्ट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध करवाना और खाद्य पदार्थों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कसौली में एचआरटीसी बस में 2 बैटरियां चोरी करने वाले मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गुनाई बस स्टैंड पर खड़ी एचआरटीसी बस से करीब 30,000 रुपए की 2 बैटरियां चोरी हुई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। अब ये पुलिस जांच कर रही है कि वह अन्य चोरियों की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं। पत्नी को घुमाने के बहाने हिमाचल लाए पति ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। आरोप ये है कि पहले महिला को चाकू से उसका गला रेता गया, फिर उसे करीब 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। गंभीर रूप से घायल महिला झाड़ियों का सहारा लेकर किसी तरह सड़क तक पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। सूचना मिलते ही सोलन पुलिस हरकत में आई और महज आधे घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार महिला को उत्तर प्रदेश से घुमाने के बहाने सोलन लाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। कांग्रेस ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कथित चंदा और चढ़ावा घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग उठाई है। पवन बंसल ने आरोप लगाया है कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताएं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के गठन में केंद्र सरकार की भूमिका रही है, इसलिए कथित घोटाले की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने पूरे मामले का फोरेंसिक ऑडिट, कथित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रस्ट को अधिक पारदर्शी बनाने की भी मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। किन्नौर के सांगला में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सांगला वैली को जोड़ने वाला मुख्य पुल ध्वस्त हो गया है। पहले से ही पुल खतरे की जद में था और लगातार बारिश के बाद आखिरकार वह ढह ही गया। फिलहाल लोगों की आवाजाही बाईपास सड़क से करवाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को मुख्य पुल से आने वाले मार्ग पर ना जाने के लिए भी सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं सांगला छितकुल सड़क भी बटशेरी के पास भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, जिसे प्रशासन ने दोपहर तक बहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें ठप हो गई हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित है। प्रदेश भर में छोटी बड़ी करीब 310 सड़कें बाधित हैं। करीब 400 बिजली ट्रांसफार्मर्स और 50 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।